बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, लास्ट टाइम जो है वो हमने एवेपोरेशन और कूलिंग कॉज बाय एवेपोरेशन पढ़ा था। अब ये वाला जो प्रोसीजर है ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ कैसे होता है या उसका क्या ताल्लुक होता है इसके साथ। असल में मैंने बता दिया था कि एवेपोरेशन जो है इट कॉजेज कूलिंग, ये ठंडा करती है। कैसे? टेम्परेचर को कम कर देती। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और अपना टेम्परेचर जो है वो जब वेपोरेट हो जाएगा तो वेपोरेशन हो जाएगी, तो बाकी जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है। अब इसमें यहाँ पर बात आता है CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इससे पहले जो रेफ्रिजरेटर्स थे उसके अंदर डाइक्लोरोफ्लोरीन गैस यूज होती थी, जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते थे, लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लिहाजा ये इसको फिर हमने रिप्लेस कर दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी डाइक्लोरोफ्लोरीन की जगह अब डाइक्लोरोमीथेन गैस यूज़ की जाती है। वो भी इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए ही यूज़ की जाती है। ये क्या करती है कि बड़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट को जो इर्द गिर्द सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है और ख़ुद जो है वो फिर कूलिंग इफेक्ट देती है, और ऐसे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, फिर वो ठंडा होता है। अब ये सारा प्रोसीजर जो है ये क्या है, ये जानने के लिए आपको डायग्राम से देखना पड़ेगा। ये डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं, आपकी बुक के ऊपर मौजूद है। अब इस डायग्राम से हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा प्रोसीजर क्या है। असल में क्या है कि ये नीचे कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर एक पंप है। ये पंप जैसे ही ऑन होता है यहाँ से गैस इन पाइप्स के ज़रिए आगे जाती है। आगे जाने के बाद यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। आप गौर से देखें, यहाँ से जाने के बाद एकदम से बारीक हो गई, तो पीछे से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हो और आप एकदम से वॉल्यूम कम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत इसका डाउन हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ठंडी गैस जो है ऊपर जाती है और सारे ऊपर वाले जो आपके फ्रिज और फ्रीज़र के एरियाज़ हैं वहाँ पे जब ये उन पाइप्स के जो होते हैं कॉपर के, उनके अंदर ये फिर रही होती है इस फॉर्म में बिल्कुल ठंडी, तो वो अंदर सारा जो है वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जब ये गैस वापस आती है, वापस आने के बाद फिर वही प्रोसीजर, लेकिन यहाँ से जो है वो एक्सपैंड हो जाती है। क्यों? कि ये दोबारा इसके अंदर चली जाएगी। अब दोबारा कंडेंसर के अंदर, दोबारा कंडेंसर से वो फिर जो है इसी तरीके से वही गैस जो होती है वो सारे सर्कुलेट कर रही होती है। यहाँ से ये ठंडी, ये दोबारा फिरेगी और वही गैस जो है वो कन्वर्ट करेगी, ये इसको कूलिंग इफेक्ट देगी। असल में क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना वो हीट को रिलीज़ करती है तो लिक्विड, ठीक है, और उसके बाद वो गेन करती है तो लिक्विड, और जब रिलीज़ करती है तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती होती है। तो लिहाजा ये कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस रहता है जो कि रेफ्रिजरेटर्स के अंदर कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो साइकिल है ये कॉन्टिन्यू पूरा घूमना जो है वो एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो मैंने पीछे बताया आपको कि पहले जो है ना वो उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो एवेपोरेशन, उसके बाद दोबारा उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो पीछे पड़ चुके हैं कंडेंसेशन। तो ये दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं कि एक बार में वो गैस जो है वो एवेपोरेट होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर एकदम से उसका वॉल्यूम कम करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, यानी कि कंडेंस हो जाती है। वो ठंडी गैस जब पूरे रेफ्रिजरेटर के हिस्सों में से जो है वो एक बार उन पाइप्स के अंदर से गुजरती है तो उन जगहों पे बिल्कुल ठंडक कर देती है, और उसके बाद वो दोबारा जैसे ही एकदम से एक्सपैंड होती है तो फिर उसका फिर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसके अलावा आपने इस डायग्राम से देखें, यहाँ पे कंडेंसर गिवन है। अक्सर ये होता है कि रेफ्रिजरेटर्स के बैक साइड पे ब्लैक कलर के ऐसे वायर्स लगी होती है जिनको फिन्स बोला जाता है, ये ब्लैक कलर की होती हैं। तो ये भी यही करती हैं कि हीट को बाहर निकालती हैं और उसको थोड़ा कूल डाउन कर देती हैं, ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो है वो अब यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये ओजोन डिप्लेक्शन यानी कि ऊपर जो ओजोन हमारी लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की जो नीचे आ रही होती हैं उनको जो है वो ये डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, लेकिन पहले जो है इसका इस्तेमाल
किया जाता था। अब जितने भी एरोसोल स्प्रे है, एरोसोल स्प्रे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एरोसोल स्प्रे होते हैं जो कि हेयर स्टाइलिंग जेल, परफ्यूम्स और कुछ ऐसे बॉडी स्प्रेज और इनके अंदर होते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और ये जब ऊपर जाते हैं तो फिर ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या है? बेसिकली लेटेंट हीट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, टेम्परेचर को चेंज किए बगैर उसकी स्टेट में तब्दीली हो। स्टेट का क्या मतलब है कि अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। आपने खुद उसको हीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम का कोई सॉलिड है, आप उसको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो उसके बाद जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितनी हीट उसको रिक्वायर होगी या फिर आप वो इसको एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर को बढ़ाए बगैर, वो जो है वो सारी की सारी लेटेंट हीट कहलाती है। अब अगर वो सॉलिड लिक्विड में होता है तो फिर ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। अगर ये लिक्विड गैस में होता है तो फिर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो हीट है उसे Q से डिनोट किया जाता है। सो लेटेंट हीट है तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मैस के, कि जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। अब मैं आपको इसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास आइस है 1 किलोग्राम, आप उसको जो है वो बाहर रख दें, रखने के बाद वो आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पे पड़ी रहने दें। थोड़ी देर के बाद वो सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसका टेम्परेचर चेंज हुआ ना, जब जाहिर सी बात है मेल्ट हुई है, जीरो यानी कि वो फ्रॉम सॉलिड तो लिक्विड हुआ है, आपने उसका टेम्परेचर चेंज नहीं किया, ठीक है, तो उसने मेल्ट होने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी उसको फ्रॉम आइस टू लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, वो सारी की सारी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। आपने उसका टेम्परेचर चेंज नहीं किया, वो खुद जो है उसी टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अगर आपके पास 1 किलोग्राम ऑफ आइस है, ठीक है, उसके लिए जो है वो हीट की रिक्वायर जो है वो और होगी। अगर 2 किलोग्राम्स है तो और होगी, 3 किलोग्राम्स है तो ज़्यादा होगी। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी ही आपको हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ऐसे ही जो हीट ऑफ लेटेंट फ्यूजन है, सो Q इज इक्वल टू M L और F। F का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदला, ठीक है, ये कांस्टेंट लग गया, वो पीछे आप इक्वेशन करते रहे, तो ये Q इज इक्वल टू MLF के इक्वल आ जाएगा। Q से मुराद, Q का मतलब Q का मतलब होता है हीट एनर्जी, M का मतलब होता है मैस ऑफ सब्सटेंस और LF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस सारे प्रोसीजर को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद ले सकते हैं। इसमें क्या करें कि आप एक बीकर लें, बीकर को जो है वो स्टैंड पे रख के उसके अंदर टेम्परेचर थर्मोमीटर डाल दें, थोड़ी सी आइस डाल दें और उसको देखते हैं। आप देखेंगे कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा जब तक कि वो सारे का सारी जो आइस है वो मेल्ट होके लिक्विड नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर रेज नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कोई हीट जो है ना वो ज़्यादा नहीं हुई, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सेम टेम्परेचर रहा, लेकिन उसने हीट एब्जॉर्ब की और वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यही तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। सो द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये ग्राफ से देख लें कि 0 से लेकर ये यहाँ से -30 से लेके 0, ये 0 ही रहेगा जब तक कि सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी।
सारी आइस मेल्ट जब हो जाएगी फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम अगर उसको हीट करना शुरू करें, अगर हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर रेज करेगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा। अब जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वो 100 पे बॉईल करना शुरू कर देगा और उस वक्त तक उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा जब तक कि सारा वेपोरेट ना हो जाए, जो कि 0 मेल्टिंग पॉइंट है और 100 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब तक सारे का वेपोरेट नहीं हो जाता उस वक्त तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो यही लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो पहले भी उसी का फ्यूजन के साथ ही उसका भी जिक्र हो गया। तो वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो ये हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस या फिर बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं करना आपने, उसी टेम्परेचर पे, जैसे कि इससे ऊपर जो है अभी थोड़ी देर पहले आइस की एग्जांपल दी, वो वाटर में और वाटर से फिर जो गैसियस स्टेट में होता है तो कोई ना कोई वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जितनी वो कर रहा होता है वही जितना टाइम लगता है वही उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। आप ये स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से देखें रीडिंग करके कहते हैं व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इट एब्जॉर्ब्स हीट बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द एंटायर लिक्विड हैज एवेपोरेटेड। उस वक्त तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि सारे का सारा एवेपोरेट नहीं हो जाएगा। दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलाउइंग देम टू एस्केप गैस, यानी उसके जो इंटरमॉलिक्यूल है उनको वो ब्रेक करता है और उनको अलाउ करता है कि वो वहां से उड़ जाएं। The latent heat of vaporization of water is 2.26 into 10⁶ joules per kilogram। इसका क्या मतलब हुआ कि 2.26 किलोग्राम जाउल्स एनर्जी जरूरी होगी अगर आपने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 पे। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। सो मैथमेटिकली तौर पर ये भी बिल्कुल उससे जो है वो मिलता जुलता ही होगा, जैसे कि हमने वो इससे पहले जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किया था, उसमें L के साथ F आ जाता था। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट Q इज इक्वल टू MLF। Q का मतलब होगा हीट, M का मतलब होगा मैस, F का मतलब हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो उसको जरूरत होगी। नेक्स्ट टॉपिक 10.6 सुपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी का या फिर आप हीट का जो पास होना है, गुजरना है, वो जो है वो कंडक्टिविटी कहलाता है। अब जो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजर रही होती है तो एक ऑपोजिट फोर्स आती है, किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो एक ऑपोजिट फोर्स आती है जो उसको रोकती है वहां से गुजरने के लिए, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते जाएं तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। सो ये कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा कंडक्टर बनाएं ताकि हमारा जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी कम से कम हो, हम एनर्जी कम से कम जो है वो लूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पास करें। तो सुपर कंडक्टिविटी एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी होती है कुछ मटेरियल्स के अंदर, जहाँ पे उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। अब एक चीज याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसलिए अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएं तो जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जाएगी। तो फिर सुपर कंडक्टर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या बहुत अच्छे कंडक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। तो वो जो टेम्परेचर होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जब वो क्रिटिकल यानी कि हम उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम करते जाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तो एक ऑप्टिमम जो है ना वो आ जाती है कंडीशन। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम जहां पे वो गुजर सकती है, ठीक है। तो वो एक खास टेम्परेचर जहां पे वो मैक्सिमम उसकी जितनी हिम्मत है वो गुजार सके, वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ये इस टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बगैर किसी एनर्जी लॉस के जो है वो पास कर सकती है। अब ये काफी मुश्किल काम है इतना लो टेम्परेचर करना, लेकिन सुपर कंडक्टर्स जो है ना वो ये बड़े एफिशिएंट होते हैं और
एनर्जी जो है ना वो हम इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बचा लेते हैं, एनर्जी हमारी लूज नहीं होती इससे। अब हाउ डू सुपर कंडक्टर वर्क, सुपर कंडक्टर वर्क कैसे करता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे वर्क होता है ये। एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है कि हर चीज़ के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो कि काइनेटिक एनर्जी होती है जिनके अंदर जो हर वक्त वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर हम हीट करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब इसको उलट करें, अगर हम इसको कूल डाउन करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो लिहाजा अगर हम जो है वो उनको कूल डाउन करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो जो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज लेके जा रहे हैं, जिसको करंट कहा जाता है, वो लेके जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उसके साथ वो बहुत कम कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि खुद तो वो बड़े आराम से उनका टेम्परेचर कम हो चुका है, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई है, तो फिर वो आराम से जो चार्जेस हैं उसके अंदर से फ्लो कर जाते होते हैं। इसलिए जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो इस कोलिजन थ्योरी को कह लें क्या फॉलो करते हैं कि जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो कोलिजन जो होती है, जो टकराते हैं एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स, वो भी बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे में जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहे होते हैं, उनको ज़्यादा कोलिजन नहीं होती, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल्स दैट शो सुपर कंडक्टिविटी। मर्करी बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 4.2 केल्विन। अब ये बहुत ही लो टेम्परेचर है, क्योंकि 1 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन के इक्वल होता है 1 सेंटीग्रेड। तो ये 4.2 केल्विन है, तो ये तो माइनस के अंदर 260 में कहीं जाएगा, बहुत लो टेम्परेचर होता है। इसी तरीके से लेड बिकम्स सुपर कंडक्टिंग बिलो 7.2 केल्विन। केल्विन 273 से नीचे नीचे सारे माइनस में होते हैं, ये तो फिर जो है वो 7.2 केल्विन है। एंड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सेरामिक वर्क एट हायर टेम्परेचर सच एज 135 केल्विन, यहाँ तक चला जाता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन मतलब मैग्नीफाइंग रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि किसी भी पार्ट को इंटरनली तौर पर एब्जॉर्ब होकर अंदर तक जो है वो दिखाती हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस करती हैं, और उसको फिर मेडिकल इमेजिंग के लिए बिल्कुल एक्सरे की तरीके की जो हमारे पास रिपोर्ट आती है वो एमआरआई होती है। नेक्स्ट वन इज मैग्लेव ट्रेन्स। मैग्लेव ट्रेन्स क्या होती हैं कि ये भी सुपर कंडक्टर को करती हैं, जो को फ्लोट करती हैं। अब कुछ ऐसी जो ट्रेन्स हैं जो कि अबव द ट्रैक, यानी कि वो ट्रैक के ऊपर से नहीं चल रही बल्कि थोड़ी सी उससे ऊपर उठ के चलती हैं। यही वजह है कि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 500-600 किलोमीटर पर आवर तक जो है ना वो चल रही होती हैं। अदरवाइज तो फ्रिक्शन इतनी होती है कि वो इतनी स्पीड जो है वो नहीं कर सकती। थर्ड वन इज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। कहते हैं हेल्प्स साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा जो एटम का बिल्कुल सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, उसके अंदर और भी होते हैं पॉजिट्रॉन, हार्डॉन्स, लेप्टॉन्स वगैरह, ये सारे। तो इनको जो है ना वो, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से ये भी सारे स्लो डाउन हो जाएंगे, तो लिहाजा फिर हमें जो है ना वो इसको स्टडी करने में और इससे हमें अपने इस्तेमाल में लाने में और न्यू फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में नई नई चीज़ों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आज तक का हमारा लेक्चर था। इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे। हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट में उसके न्यूमेरिकल होंगे। थैंक यू।